So let us begin with recap of LCR circuit. हमने लास्ट सेशन में पिछले सेशन में we have started off with AC through a series combination of inductor, capacitor and resistor. उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे and then we'll go ahead with the next topic. और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, that is why you have to go through this topic little slow. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस पूरे के पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा टॉपिक कोई इंपॉर्टेंट है तो वो है AC through series combination of inductor, pure inductor, capacitor and resistor, जिसको आप इन शॉर्ट बोलते हो LCR सर्किट. और ये LCR सर्किट वापस आपको आगे आने वाला है रेजोनेंट सर्किट्स में इसी चैप्टर में. तो जो तुम अभी सीखोगे वापस वो काम में आने ही वाला है तुमको. तो द आइडिया इज वेरी सिंपल. यू हैव अ सर्किट जिसमें हमने तीन कंपोनेंट्स लगा के रखे हैं. एक है इंडक्टर, एक है कैपेसिटर और एक है रजिस्टर. इंडक्टर मतलब कॉइल होता है. इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L है. कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कैपिटल C मान लेते हैं. देन यू हैव अ रजिस्टर, इसको तुम R मान लो. एंड इसके अक्रॉस यू कनेक्ट द सोर्स ऑफ EMF, अल्टरनेटिंग EMF. तो इसके अक्रॉस तुमने एक EMF का सोर्स लगा दिया, अल्टरनेटिंग EMF. देन ऑफ कोर्स थोड़ा बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. इन नॉर्मल डीसी सर्किट में भी क्या होता है ना, ये तो एसी सर्किट है वैसे. अगर डीसी सर्किट भी होता और डीसी सर्किट में अगर आपके पास तीन रजिस्टर होते, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डीसी सर्किट है, उसमें रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 और तुमने वोल्टेज कनेक्ट करके रखा है V. तो आपको पता होना चाहिए R1 के अक्रॉस जो ड्रॉप होता है पोटेंशियल का वो क्या लिखते हो तुम? IR1. V1 इक्वल टू IR1. सेकंड के अक्रॉस जो ड्रॉप होता है वो लिखते हो IR2. तीसरे के अक्रॉस ड्रॉप होता है उसको लिखते हो IR3. करेक्ट. जहां जहां रेजिस्टेंस हो वहां वहां पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में एनर्जी यूज होता है. दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल. लेकिन एसी सर्किट में यू डोंट हैव ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स तो है. तो इंडक्टेंस के अक्रॉस जो ईएमएफ होगा उसको हमने बोल दिया था EL. कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो होगा उसको बोला था हमने EC. और रजिस्टर के अक्रॉस जो EMF होगा इसको हमने बोला था ER. एंड अगेन क्योंकि सर्किट में तीनों कंपोनेंट सीरीज में है तो करंट थ्रू ऑल ऑफ दिस इज सेम. मैं करंट दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि अल्टरनेटिंग है, लेकिन याद रखना since these are in series, hence the current through each of this is same. So ER equal to IR, EC equal to IXC, where XC is called as capacitive reactance और वो होता है 1/ωc. Similarly, EL is IXL, where XL is called as inductive reactance और वो होता है ωL. Good. Okay. नॉर्मली डीसी सर्किट्स में क्या होता है? डीसी सर्किट में अगर आपके पास तीन कंपोनेंट हो ना तो आप लोग डायरेक्टली क्या लिखते हो? आप बोलते हो कि अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज V, तो आप बोलते हो जो पोटेंशियल ड्रॉप है कितना है V1, ये कितना है V2, ये कितना है V3. तो तुम डायरेक्ट लिख देते हो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. उसका रीजन ये था कि इन केस ऑफ डीसी सर्किट देयर इज नो लीड नो लैग बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. करंट एंड वोल्टेज आर ऑलवेज इन फेज. पर इन केस ऑफ एसी सर्किट तुम ऐसा डायरेक्टली लिख नहीं सकते हो. यू कैनॉट रियली राइट डाउन अप्लाइड ईएमएफ E इज इक्वल टू EL प्लस AC प्लस ER. ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग. उसका सिंपल सा रीजन है, एज यू रिमेम्बर फेजर डायग्राम, इफ सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो नो लीड नो लैग. सिर्फ इंडक्टर होता तो EMF लीड्स करंट लैग्स. सिर्फ कैपेसिटेंस होता तो करंट लीड एंड EMF लैग्स. यहाँ तो तीनों है. तो ये सर्किट रेजिस्टिव भी बिहेव कर सकता है, इंडक्टिव भी कर सकता है, कैपेसिटिव भी बिहेव कर सकता है. वो डिपेंड करता है वैल्यूज पे. किसके वैल्यू पे? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे. आप देखोगे और सीखोगे, क्योंकि अगर आपको याद होगा
अभी मैंने बताया भी XC क्या है, 1/ओमेगा C। XL क्या है, ओमेगा L। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी तुम वेरी करोगे तो उससे XC और XL की वैल्यू वेरी होगी। XC और XL की वैल्यू वेरी होगी तो फिर ये भी वेरी होगा, ये EMF भी वेरी होगा। और EMF वेरी होगा तो हो सकता है कि ऐसा एक स्टेज आए फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेजोनेंट सर्किट्स में। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऐसा होता है, कैसा होता है कि करंट एंड EMF दे आर इन फेज। तो फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी करंट एंड EMF दे आर इन फेज। इन फेज होना मतलब कौन सा सर्किट होना, रजिस्टिव। तो उस सर्किट में कैपेसिटेंस भी था, इंडक्टर भी था, रेजिस्टेंस भी था, लेकिन हुआ क्या, देर इज नो लीड नो लैग, मतलब सर्किट इज बिहेविंग एज इफ इट इज रजिस्टिव। और ऐसा भी हो सकता है कि EMF लीड कर जाए, तो वो सर्किट कैसा बिहेव करेगा, इंडक्टिव जैसा। ऐसा हो सकता है कि करंट लीड कर जाए, तो इट विल बिहेव एज इफ इट इज कैपेसिटिव। तो वो डिपेंड करेगा ओमेगा की वैल्यू पे। यू शुड रिमेंबर, ये जो E होता है, ये E0 साइन ओमेगा टी होता है, ओमेगा होता है 2πf। ये फ्रीक्वेंसी f तुम चेंज कर सकते हो। वैसे हमारे सप्लाई में 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आता है घर के सप्लाई में, बट यू कैन वेरी ऑल्सो। यहाँ तक क्लियर। फिर मैंने आपको बताया था कि LCR सर्किट में हमको दो केसेस स्टडी करने हैं, उसमें से एक केस मैंने कल ही बता दिया था, मैं आज रिपीट करूंगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, हमने ना करंट का डायरेक्शन फिक्स करके रखा था हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या रखा था, ऑलवेज अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये करंट का डायरेक्शन है भाई, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर सर्किट सिर्फ रेजिस्टिव होता तो करंट और EMF इन फेज होते, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या होता, सेम होता। तो ये कौन आएगा, ये आएगा EMF अक्रॉस रेजिस्टेंस। ओके। अगर सर्किट इंडक्टिव होता, इंडक्टिव, तो EMF कहाँ जाएगा, ऊपर, क्योंकि EMF क्या करता है, लीड करता है। जो लीड करता है वो एंटी क्लॉकवाइज में आगे होता है। और आपको पता है कि अगर इंडक्टिव सर्किट है, मतलब कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस नहीं है, तो आपको पता है कि EMF कितने से लीड करता है, 90 डिग्री से। इसके लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 90 डिग्री दिखा दिया। ये कौन है, ये EL है। अगर सर्किट अगर सर्किट कैपेसिटिव होता तो कौन लीड करता, करंट। कितने से करता, π/2, मतलब 90 डिग्री से। तो यहाँ पे दिखा देते हैं हम लोग EC। EC आइडियली स्पीकिंग EL कैन बी इक्वल टू EC। अगर EL और EC की वैल्यू सेम हो गई, उसको रेजोनेंट सर्किट बोलते हैं हम लोग। तो EL और EC कैंसिल कर देंगे, दे विल कैंसिल ईच अदर। इफ दे कैंसिल ईच अदर, कौन बचा, ER। तो सर्किट इज रेजिस्टिव। केस नंबर 2, EL इज ग्रेटर देन EC। अगर EMF अक्रॉस इंडक्टर ये अगर EC से ज्यादा हुआ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो सर्किट विल बिहेव एज इफ इट इज इंडक्टिव, मतलब EMF विल लीड, करंट विल लैग। ऐसा भी हो सकता है और होता है। केस नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस एट द लास्ट ऑफ दिस, एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक। EC कैन बी ग्रेटर देन EL। अगर EC इज ग्रेटर देन EL, मतलब बेसिकली ऐसा है कि ये वेक्टर बड़ा है, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, डाउनवर्ड। तो मैं केस बाय केस आई विल टेक। तो केस नंबर 1, लेट अस डिस्कस केस नंबर 1। तो केस नंबर 1, इन केस 1 EL इज ग्रेटर देन EC। और EL इक्वल टू EC का केस में डिस्कस करने वाला हूं नहीं, क्योंकि सर्किट से रजिस्टिव है, तो मतलब ही नहीं निकलता डिस्कस करके। तो अगर EL ग्रेटर देन EC है, करेक्ट, देन चलो थोड़ा सा और ऐड भी कर देते हैं इसके अंदर। अगर EL ग्रेटर देन EC है ना, तो IXL ग्रेटर देन IXC, मतलब XL ग्रेटर देन XC। ये याद रखना, अभी काम में आएगा बाद में आपको। मतलब XL माइनस XC ये ग्रेटर देन 0 है, ये याद रखना। दिस आई विल यूज लेटर ऑन, बाद में मैं बताऊंगा कहाँ पे। लेकिन फिलहाल तो समझ लो कि अगर EL EC से बड़ा है तो रिजल्टेंट यहाँ आएगा, दिस इज रिजल्टेंट। एंड व्हाट इज रिजल्टेंट, क्या है ये, EL माइनस EC है ये। तो अब आपके पास बचे सिर्फ दो वेक्टर्स, EL और EC। इसका रिजल्टेंट आ गया। अलोंग एक्स एक्सिस कौन है, ER। अलोंग Y कौन है, EL माइनस EC।
ये दोनों ईएमएफ है और दोनों ईएमएफ मतलब दोनों वेक्टर है और बोथ वेक्टर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट वेयर विल बी द रिजल्टेंट अलोंग द डायगोनल। तो ये आ गया आपका फाइनल रिजल्टेंट ईएमएफ ई। जैसे रिजल्टेंट ईएमएफ ई भूलना मतलब इसको, करेक्ट। ओके, एंड एज यू कैन सी ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। कौन लीड कर रहा है? ईएमएफ। कितने से? लेट अस से 5, क्योंकि ईएमएफ इज अहेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। So who is leading EMF? Who is lagging current? By how much? 5. अब इस केस में इक्वेशन को लिखने के दो तरीके होते हैं। देखो, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये तो तुम लिख नहीं सकते क्योंकि लीड लैग तो है। कौन लीड कर रहा है? EMF। तो या तो यहाँ पे तुम +5 लिख दो, चलेगा, या फिर तुम करंट में -5 लिख दो तो भी चलेगा, राइट, करेक्ट। लेकिन आइडियली मैंने तुमको अब भी बताया, हमने करंट का डायरेक्शन क्या करके रखा है? X। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे ना कुछ नहीं लिखते, हम यहाँ पे लिखते हैं +1, करंट इज अलोंग एक्स एक्सिस। हाँ, तो ठीक है, दोनों 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 मेथड्स आर करेक्ट ऑफ राइटिंग डाउन द इक्वेशन। तो नोट में अगर कहीं पे ईएमएफ में +5 आए तो समझ लेना ईएमएफ इज लीडिंग बाय हाउ मच एंगल? 5। अगर करंट में -5 आए तो हु इज लीडिंग? अगेन ईएमएफ इज लीडिंग बाय हाउ मच एंगल? 5। दैट आई लीव फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तुम खुद समझ लोगे अब वो। देन ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें 3 साइड्स है और तीनों हमको पता है। एक है ER, एक है E और एक है EL माइनस EC। ओके, देन अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, if I apply Pythagoras theorem here, तो hypotenuse square मतलब E square equal to ER square plus EL minus EC का square। E square equal to ये आ जाएगा आपका IR, तो I square R square, ये आ गया IXL minus IXC का square। तो E square equal to I square कॉमन आ गया, R square प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर आ गया। टेकिंग रूट E इक्वल टू I अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। और अगर आपको याद होगा कल ही हमने देखा था ये जो रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर इसको हम लोग बोलते हैं Z, मतलब इम्पिडेंस। और मैंने डिफाइन भी करके दिया था, ये इम्पिडेंस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR सर्किट टू AC करंट। एसी करंट को जो एलसीआर सर्किट में एल, सी और आर तीनों मिलके जो रजिस्टर ऑफर करते हैं उसको क्या बोलते हो? इम्पेडेंस। क्या बोलते हैं उसको? इम्पेडेंस। याद रहेगा ना? तो इम्पेडेंस इज नथिंग बट टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू एसी बाय एल, सी एंड आर टुगेदर। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू एसी करंट। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू एसी करंट। बराबर, गुड। तो रिएक्टेंस, इंपेडेंस और रेजिस्टेंस तीनों के डायमेंशंस और एसआई यूनिट सेम है। यहां तक क्लियर? अब ये जो ट्राइंगल है इसमें से आप डायरेक्टली tan ऑफ फाइव फाइंड कर लो। ये कल नहीं बताया था, ये आज बता रहा हूँ। हाँ, तो कल पूरा हमारा नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो tan फाइव, व्हाट इज tan इन जनरल? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो EL माइनस EC बाय ER। तो tan फाइव इक्वल टू EL मतलब IXL माइनस IXC अपॉन IR। ओके, I कॉमन निकाल के कैंसल, तो व्हाट इज tan फाइव? XL माइनस XC बाय। और मैंने तुमको अभी बताया कि ये याद रखना। क्या याद रखना? ये याद रखना, जब EL की वैल्यू EC से बड़ी हो तो XL की वैल्यू XC से बड़ी होती है और XL माइनस XC ग्रेटर देन 0 होता है। अगर वो ग्रेटर देन 0 हुआ तो यू अंडरस्टैंड दिस इज पॉजिटिव। R तो वैसे भी पॉजिटिव है, रेजिस्टेंस तो नेगेटिव होगा ही नहीं ना। XL माइनस XC क्या हो गया? पॉजिटिव। तो tan ऑफ फाइव की वैल्यू क्या हो गई?
पॉजिटिव। आपको पता है tan की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? जब एंगल पॉजिटिव हो, जब फाई की वैल्यू पॉजिटिव हो। सिंपल सी बात है, फाई की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। फाई की वैल्यू पॉजिटिव, आपको पता है पॉजिटिव एंगल कब होते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ईएमएफ एंटी क्लॉकवाइज में आ गई था ना, तो tan फाई की वैल्यू पॉजिटिव मतलब फाई पॉजिटिव, मतलब ही था कि ईएमएफ इज लीडिंग। क्यों? क्योंकि करंट को तो तुम मूव नहीं कर रहे हो ना। तुमने करंट को मूव किया क्या? तुमने क्या बोला? करंट का डायरेक्शन फिक्स है। तो फिर रोटेट कौन हो रहा है? ईएमएफ है। और रोटेट हो रहा है तो एंगल बनेगा कुछ ना कुछ, बना पॉजिटिव एंगल बना। पॉजिटिव एंगल बनना मतलब ईएमएफ एंटी क्लॉकवाइज में आगे है, तो कौन लीड कर रहा है? तो यहां से भी समझ में आ जाएगा तुमको कि हु इज लीडिंग, हु इज लैगिंग। बराबर। और फिर यही ट्राइंगल को, सेम ट्राइंगल को अगर आप ई की जगह पे आई जेड लिखते हो, इफ यू राइट डाउन आई जेड, if you write down here as IXL minus XC, if you write down IR, तीनों साइड में एक कॉमन पैरामीटर है I, और जब कॉमन पैरामीटर हो तो उसको तुम हटा सकते हो, राइट? डिवाइड कर लेंगे ना फिर अगर तीनों साइड में। फॉर एग्जाम्पल रेशो ऑफ साइड्स इज 2:4:6। मतलब क्या? 1:3। तुमने क्या किया? कॉमन फैक्टर को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो मैं वही बोल रहा हूँ, कॉमन फैक्टर कौन है? आई। तो तुम आई से डिवाइड कर सकते हो, तो ये बन जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी, और ये आ जाएगा सिर्फ आर। इसको क्या बोल देंगे? इम्पिडेंस ट्राइंगल। क्या बोलेंगे इसको? इम्पिडेंस ट्राइंगल। तो ये था एक केस। मैं दूसरा केस आपको बता देता हूँ, वो नोट्स में नहीं है क्योंकि आपके बुक में वो केस डिस्कस किया ही नहीं है, बट आई जस्ट टेल यू सेकेंड केस, केस नंबर 2। तो जो केस नंबर 2 है उसमें उल्टा है, ई सी इज ग्रेटर देन ई एल। ई सी इज ग्रेटर देन ई एल। तो इन दिस केस, अभी आपको ऑफकोर्स याद होगा ये ई आर था, ऑब्वियसली दिस इज ई सी, दिस इज ई एल। गुड। तो दिस इज ई एल एंड एंड दिस इज ई सी एंड दिस इज ई आर। और करंट भी ई आर के डायरेक्शन में ही होता है वैसे। रिजल्टेंट ऑफ AC माइनस EL इज इन द डायरेक्शन ऑफ EC दिस टाइम। तो ये रिजल्टेंट आ गया, दिस इज EC माइनस EL। बराबर। गुड। तो देन अब अब EC और EL का काम हो गया खत्म, तो इसको हटा दो। वेयर इज द फाइनल रिजल्टेंट अलोंग द डायगोनल, मतलब ओवर हियर। तो ये आ गया आपका EMF, और EL माइनस EC वो यहाँ पे है, ऐसे लाइक दिस। वापस राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। सिर्फ the only thing is that this time the angle phi is in clockwise or anti-clockwise? अच्छा ये anti-clockwise है, clockwise। तो phi will be negative। phi negative आने का मतलब क्या होगा? EMF is lagging, मतलब who is leading? Current is leading। सिंपल सी बात है। ओके, क्लियर? तो बाकी प्रोसेस सेम है, बाकी एग्जैक्टली व्हाट यू हैव डन इज द सेम थिंग। यहाँ पे भी तुम अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो वही मिलेगा, ई स्क्वायर इक्वल टू ई आर स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ई एल स्क्वायर। तो सिर्फ यहाँ पे होगा ई स्क्वायर इक्वल टू ई आर स्क्वायर प्लस ई सी माइनस ई एल स्क्वायर। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? स्क्वायर है, तुम ई एल माइनस ई सी लिखो या ए सी माइनस ई एल लिखो, इज द सेम थिंग, क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर्स आर नेवर नेगेटिव, तो इसको तुम कैसा भी लिखो, अप टू यू। दैट इज व्हाई आई सेड कि इक्वेशंस आर सेम। इक्वेशंस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दे आर सेम। व्हाट इज tan phi opposite side which is EC minus EL upon ER? तो tan phi आ जाएगा IXC minus IXL upon IR। ठीक है, तो यहाँ से तुमको tan phi मिल जाएगा XC minus XL upon R। डन। दिस हाउ यू कैन गेट। हो गया? ओके देन, अब आप तो बोलोगे लेकिन यहाँ तो, यहाँ इस केस में तो EC ग्रेटर देन
EL है, XC ग्रेटर देन XL है, तो XC माइनस XL ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी पॉजिटिव आ गया, आया ना पॉजिटिव? पॉजिटिव नहीं आया, वो डायग्राम में समझ में आ गया था, इसके लिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है। डायग्राम में समझ में आ गया था कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, नहीं तो आइडियली तुम इसको ना ऐसा लिखते ही नहीं हो, इसको तुम ऐसा ही लिखते हो हमेशा। फिर क्या करोगे, क्या आ जाएगा, XL माइनस XC। फिर अब बताओ, XL माइनस XC पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है, तो tan फाइव की वैल्यू नेगेटिव है, तो एंगल क्या है, नेगेटिव है। लेकिन डायग्राम तुमने ड्रॉ कर दी ना, फिर बार बार क्यों वो दिखाना है तुमको, तो यू रिमेम्बर, इट इज ओके, इट इज ओके दैट यू डोंट डू ऑल दिस मैथमेटिक्स अगेन। हो गया, करेक्ट, डन। तो दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो। अब इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं, देयर इज नथिंग मोर देन दिस इन एलसीआर सर्किट। हाँ, बस एक चीज और है, एक चीज और है, क्या होता है ना, कभी कभी दो दो इसमें से दो और टाइप के सर्किट बन सकते हैं, दो स्पेशल केसेस हम लोग ले सकते हैं, वी कैन टेक टू स्पेशल केसेस, लेकिन बिफोर दैट सिर्फ मैं तुमको जनरल नोटेशन बता देता हूँ, मैंने अभी बताया भी था, बताया था मैंने क्या बोला था, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, सही है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अगर EMF लीड कर रहा है तो मैं कैसे लिखूंगा, प्लस फाइव। EMF लीड कर रहा है तो कौन लैग कर रहा है, करंट। EMF लैग कर रहा है तो कौन लीड कर रहा है, करंट। तो इन जनरल क्या लिखते हो, सिंपल। अब डिपेंड करता है कि वो तुम्हारे ऊपर है कि तुमको EMF में प्लस फाइव लिखना है कि करंट में माइनस फाइव लिखना है, क्योंकि अगर EMF लीड कर रहा है तो EMF में प्लस फाइव लिख सकते हो, या करंट में क्या लिख सकते हो, माइनस फाइव। इसलिए मैंने ऊपर प्लस लिखा तो इधर ऊपर क्या लिखा, माइनस। तो इट इज योर चॉइस, हाउ डू यू वांट टू रिप्रेजेंट दिस सिग्नल। अगर EMF लैग कर रहा है तो तुम क्या लिखोगे, या फिर क्या लिखोगे, प्लस फाइव। EMF लैग कर रहा है मतलब करंट, तो जो नोट्स में दिया होता है वो नहीं, वो जनरल नोटेशन, जनरल नोटेशन है, वो तुमको ऐसा बोलना चाहते हैं कि तुम करंट और ईएमएफ को, करंट और ईएमएफ को तुम ऐसा लिख सकते हो, इन जनरल लिख सकते हो। मतलब या तो तुम प्लस या माइनस फाइव ईएमएफ में लिखो, या फिर तुम प्लस माइनस फाइव करंट में लिखो, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू, बराबर। ईएमएफ लीड कर रहा होगा तो ईएमएफ में तुमने प्लस फाइव लिखा तो करंट में कुछ नहीं लिखना, बराबर। ईएमएफ लीड कर रहा है, तुमने करंट में माइनस लिखा है तो ईएमएफ में कुछ मत लिखना, दैट इज द आइडिया। दोनों में से एक में ही आपको फेज डिफरेंस दिखाना पड़ेगा, दोनों में नहीं दिखा सकते, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। अब एंड वन मोर थिंग, ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम में मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल सकता हूँ, इफ यू वांट यू कैन हैव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हियर। व्हाट इज दिस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, देखो करंट तो तीनों ही केस में हमने फिक्स कर दिया था कि नहीं, किया था ना, करंट इज लाइक दिस बीइंग वेक्टर, ये करंट, ओके। अगर सर्किट, अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होता तो फिर ईएमएफ कहाँ जाता, सेम डायरेक्शन में, तो तुम रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसा तुम दिखा सकते हो, यू कैन शो कि इन दिस केस नो लीड नो लैग। अगर कैपेसिटिव होता तो ईएमएफ नीचे दिखाते, और अगर इंडक्टिव होता तो इसको ऐसा दिखा। तो ये एक जनरल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ये मैंने नोट्स में दिया हुआ, इट इज जस्ट फॉर अ जनरल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। डायग्राम के अंदर इसके नीचे, इंडक्टर के नीचे ऐसा दिखाया होगा, दो वेक्टर्स, एक पे लिखा होगा करंट, एक पे लिखा होगा ईएमएफ, और कैपेसिटर के नीचे भी लिखा होगा एक ईएमएफ एक करंट। तो इट इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, कंपल्सरी नहीं होता है, वो तुम्हारे समझने के लिए होता है कि अगर सर्किट इंडक्टिव होता, इंडक्टिव होता तो ईएमएफ लीड करता, करंट लैग करता, कैपेसिटिव होता तो करंट लीड करता, ईएमएफ लैग करता, नहीं तो फिर नो लीड एंड नो लैग। ज्यादा क्लियर। अब देखो ऐसा है, हम इस सर्किट में से दो सर्किट, दो टाइप के सर्किट और बना सकते हैं। हमारे पास याद रखना एलसीआर सर्किट था, जिसमें एल था, सी था और आर था। और ये जो एलसीआर है ना, एलसीआर,
एलसीआर में से एक ऐसा कंपोनेंट है कि तुम चाह के भी नहीं निकाल सकते उसको। विच वन? इवन इफ यू वांट यू विल नॉट बी एबल टू टेक इट आउट। कौन सा? कौन? कौन? रेजिस्टेंस। क्यों? क्यों? और तुम सर्किट में वायर तो लगाने वाले हो ना। जहां भी वायर होगा वो कंडक्टर होगा, जहां कंडक्टर होता है वहां पे रजिस्टर होता है। तो रिमेम्बर, रेजिस्टेंस तुम निकाल ही नहीं सकते। तो तुम इस सर्किट में से कैपेसिटेंस रिमूव कर सकते हो। यू कैन रिमूव कैपेसिटेंस, ओके। यू कैन ऑल्सो रिमूव इंडक्टर, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले केस में ना कैपेसिटेंस को निकाल देंगे, निकाल दिया कैपेसिटेंस को। लेकिन इंडक्टेंस है और कौन है, रेजिस्टेंस है, और क्या कनेक्ट करके रखा है, एक से। इसको बोलते हो एलआर सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? एलआर सर्किट। सही है। अब इक्वेशन कैसे चेंज होते हैं? सिंपल। व्हाट वाज इम्पिडेंस? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस, अब तो सी है ही नहीं तो क्या लिखोगे, एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्स सी, और देयर इज नो सी, तो फिर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। So in case of LR circuit, the impedance has this formula under root of R square plus XL square. And how will phasor diagram look like? कौन लीड करेगा? EMF। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस तो नो लीड नो लैग करवाता है, रेजिस्टेंस तो लीड लैग करवाता ही नहीं है। कौन करवाता है? कौन करवाता है? इंडक्टर। और इंडक्टर किसको लीड करवाता है? EMF। तो सर्किट में कौन लीड होगा? EMF लीड होगा। तो ये करंट आ गया, ये EMF आ गया। So this is EMF, this is current, and the phase difference is phi. अब आप बोलोगे तो 90 होना चाहिए ना, 90 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो डिपेंड करेगा किसकी वैल्यू पे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे। तो दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट डिपेंड्स। तो हो सकता है इट इज लीडिंग, EMF इज लीडिंग बट नॉट बाय 90, बाय सम डिफरेंट एंगल। ओके, क्लियर है? अब इसी सर्किट को मैं एलसी सर्किट बना सकता हूँ। एलसी बना सकता हूँ ना, एलसी। हाँ, वो बाद में आएगा, फिलहाल तो सीआर बनाएंगे। वो एलसी ऑसिलेशन में आएगा, वो तब बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल सीआर बनाएंगे। सीआर, सीआर मतलब कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, जिसको तुम आरसी सर्किट भी बोलते हो। क्या बोलते हो? आरसी सर्किट। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस है और एक रेजिस्टेंस है, इसको आरसी सर्किट। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सी। अब कौन लीड करेगा, कौन लैग करेगा? EMF। तो फेजर डायग्राम उसका ऐसा आने वाला है। डन, हो गया। दिस इज हाउ इट विल बी। EMF is lagging and current is leading। डन, गुड। फेजर डायग्राम भी अगर तुम यूज कर लोगे, फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम से भी तुमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर? अगला टॉपिक है पावर डिसिपेटेड का ना, पावर इन एसी सर्किट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज पावर इन एसी सर्किट। बहुत सिंपल टॉपिक है। अब क्योंकि हमने हमने चार टाइप के एसी सर्किट देखे, एक था विद प्योर इंडक्टर, एक था विद प्योर कैपेसिटर, एक था विद प्योर रजिस्टर, और एक था एलसीआर। हमने टोटल चार टाइप के एसी सर्किट देखे हैं। एसी कनेक्टेड टू रजिस्टर, एसी कनेक्टेड टू इंडक्टर, एसी कनेक्टेड टू कैपेसिटर, एंड एसी कनेक्टेड टू एलसीआर, एसी कनेक्टेड टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर्स। तो पावर के भी तीन चार फॉर्मूला बनेंगे, चार, फोर। पहले सर्किट मतलब कौन सा सर्किट? रजिस्टर सर्किट। उसमें पावर कितना वो देखना पड़ेगा। उसके बाद कौन सा सर्किट? इंडक्टिव, उसमें कितना है वो देखना पड़ेगा। और कैपेसिटिव और एलसीआर, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पावर इन एसी सर्किट में सबसे पहला देखेंगे हम लोग पावर इन, पावर इन इन रजिस्टिव सर्किट। मतलब अभी वो टाइटल वाइटल क्या दिया है नोट्स में, को पता नहीं क्या बोला। एवरेज पावर एस, थोड़ा सा एक कोई भी एक बोलो तो सुनाई देगा मेरे को। हाँ, ओके। एवरेज पावर एसोसिएटेड
associated with resistance, ओके, या तो एवरेज पावर इन अ रेजिस्टिव सर्किट। अब ये एवरेज पावर क्यू, तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट डीसी सर्किट, फिर एसी पे जाएंगे। डीसी सर्किट मतलब एक नॉर्मल सा मेरे पास डीसी सप्लाई है, जैसे एक बैटरी है, सेल, वो डीसी होता है। इसके अंदर भी जो मैंने सेल लगा के रखा है ना, ये डीसी सप्लाई है। कैसे पता लगा? वो बैटरी के ऊपर लिखा हुआ है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, मतलब पोलैरिटी इज फिक्स, सही है। तो ये बैटरी का काम क्या है? पावर डिलीवर करना, किसको? सर्किट को। तो ये डीसी सर्किट है, इसके अंदर एसी नहीं है वो। तो व्हाट इज पावर इन डीसी सर्किट? वी आई। तो सिमिलरली व्हाट विल बी पावर इन एसी सर्किट? क्या आएगा? ई आई। So we know that power in a DC circuit is V into I, but in a DC circuit the power delivered by a battery is constant. क्यों constant? क्योंकि वहां पे वोल्टेज और करंट की वैल्यू चेंज होती ही नहीं है। वो डीसी करंट और डीसी वोल्टेज है, विच हैज फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड फिक्स्ड वैल्यू ऑफ करंट। तो मेरे पास अगर 10 वोल्ट का बैटरी है, तो मैंने सर्किट में लगाया, तो थोड़े टाइम के बाद मुझे 10 वोल्ट मिलने वाला है वोल्टेज। और वो 10 वोल्ट जो है ना, वो करंट भी फिक्स अमाउंट का ड्राइव करेगा। मतलब करंट की वैल्यू फिक्स है, वोल्टेज की वैल्यू भी फिक्स है, तो पावर की वैल्यू भी फिक्स है। तो डीसी सर्किट में पावर कांस्टेंट होता है। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? लेकिन एसी सर्किट में पावर कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता, वो समझेगा आगे। इसलिए हम एवरेज पावर की बात करते हैं। अभी एवरेज पावर स्टार्ट नहीं किया, आपसे तुमको मैं ये बोल रहा हूँ कि डीसी सर्किट होता तो वी इंटू आई लिखते हैं। एसी सर्किट है तो ई इंटू आई लिखते हैं, ई एम एफ इंटू आई। लेकिन लेकिन डू यू रिमेंबर when you connect AC supply, AC voltage to resistance, what was the equation for E? E0, E0 sin omega t. Again your choice. You want to write down theta, you can write down theta. सिर्फ अगर तुम ओमेगा टी लिख रहे हो, तो जब इंटीग्रेट करोगे, अभी करेंगे हम लोग इंटीग्रेट, तो टाइम पे इंटीग्रेट होगा। अगर थीटा लिखोगे तो एंगल पे इंटीग्रेट होगा। ओके, तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, वेरी बेसिक थिंग्स। व्हाट इज आई? आई जीरो साइन ओमेगा टी, क्योंकि नो लीड नो लैग। वेरी गुड। तो हमको मिल गया P इक्वल टू ई जीरो आई जीरो साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये है इंस्टंटेनियस पावर। इंस्टंटेनियस पावर मतलब पावर डिलीवर्ड एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इफ यू रिमेंबर द ग्राफ, ये ओमेगा टी था और वाई एक्सिस पे हमने ईएमएफ और करंट दोनों ही प्लॉट किए थे। अगर ये ईएमएफ है, लेट अस से दिस इज करंट वेव, दोनों कौन सी वेव होती है? साइन वेव होती है। यहां तक क्लियर? पक्का? अगेन इस टॉपिक को समझने के लिए तो तुमको मैथ्स ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए, rather than फिजिक्स। ग्राफ पता होना चाहिए आपको। तो if you understand what I am trying to say, I am just saying कि DC सर्किट में power delivered is always same at any instant of time। तो पावर डिलीवर्ड डीसी सर्किट में कांस्टेंट होता है, एसी में नहीं होता है। देयर आर टू एविडेंस। नंबर वन, ये इक्वेशन बता रहा है पावर डिलीवर्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। नंबर टू, व्हाट इज पावर डिलीवर्ड बाय द वे? ई इनटू आई। तो चलो एक काम करते हैं, मैं एक इंस्टेंट ऑफ टाइम लेता हूं, जीरो। तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है? जीरो। व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड? जीरो, क्योंकि इस इंस्टेंट पे ई और आई की वैल्यू जीरो है। मान लो मैं ये इंस्टेंट लेता हूं, which is omega t is pi by 2 by the way, and degree. What is power delivered? A zero I zero, right? क्योंकि peak value of current is I zero and of EMF is E zero। नहीं तो यहाँ पे सिर्फ ओमेगा टी के लिए पाई बाय टू डाल के देख लेना। व्हाट इज साइन पाई बाय टू? 1। व्हाट इज साइन पाई बाय टू? 1। तो क्या आ गया? ए जीरो आई जीरो। बराबर? करेक्ट। सिमिलरली व्हाट इज पावर डिलीवर्ड हियर? बराबर? क्लियर यहाँ तक? तो हो क्या रहा है, ये जो एसी सर्किट है, जो हमने रेजिस्टेंस के अक्रॉस एसी को कनेक्ट करके रखा है, यहाँ पे पावर डिलीवर्ड इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज विद टाइम। जहाँ पे टाइम वेरिंग फंक्शन हो, वहां पे तुम इंस्टेंटेनियस पावर निकाल के, कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो क्या करते हैं? एवरेज। इसके लिए क्या बोला है? एवरेज पावर। तो अभी ना थोड़ा थोड़ा ये
समझते जाओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू एज आई अंडरस्टैंड एज ए नो इंजीनियरिंग करने वाले हो, मोस्ट ऑफ यू अराउंड 80 to 85% ऑफ यू। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल तो कंपलसरी फर्स्ट ईयर में है ही, करना ही पड़ता है, तो उसको देयर आर नो इफ्स एंड बट्स, करना पड़ेगा। तो फिर वापिस आएगा ये, फिर तब बोलोगे अरे वो क्या बता रहा है ये, तो आप समझ लो क्या बता रहे हैं। तो तुमको वो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि यहाँ पे ना ये एसी सर्किट में पावर डिलीवर्ड कांस्टेंट नहीं होता है, वो टाइम पे डिपेंड करता है। इंस्टेंटेनियस अगर निकालना हो तो ये फॉर्मूला, अगर पूरे साइकिल में निकालना हो तो एवरेज करेंगे। तो एवरेज पावर, एज यू रिमेम्बर मैंने बताया था, एवरेज पावर पी। अगर तुमने यहाँ पे ओमेगा टी लिखा है तो डी टी, अगर तुमने यहाँ पे थीटा लिखा होता तो डी थीटा, और पूरी साइकिल पे 0 से 2 पाई अपॉन इंटीग्रेशन डी टी 0 से 2 पाई। 2 पाई एंगल होता है, बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ, जानबूझ के कुछ गलती करनी पड़ती है सो दैट यू रिमेम्बर थिंग्स। 2 पाई इज इन टर्म्स ऑफ एंगल फॉर वन साइकिल। वन साइकिल मतलब क्या, वन साइकिल मतलब क्या, वन टाइम पीरियड। तो 2 पाई एंगल करस्पॉन्ड्स टू टाइम पीरियड, कैपिटल टी। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कैपिटल टी, और यहाँ पे क्या लिखोगे, कैपिटल टी। बराबर है, क्लियर, पक्का पक्का, श्योर श्योर। आई हैव वन मोर क्वेश्चन। जैसे हमने ना सबसे पहले एवरेज और मीन वैल्यूज डिफाइन किया था, वो तो हाफ साइकिल पे था। इधर तो तुम फुल साइकिल पे आ गए वापस से। ऐसा कैसा, कभी हाफ कभी फुल, कभी हाफ कभी फुल। ये साइन स्क्वायर है, वेरी गुड, साइन स्क्वायर है। इवन दो हाफ साइन साइकिल इज पॉजिटिव, हाफ इज नेगेटिव, लेकिन जब तुम स्क्वायर करते हो तो पता है क्या होता है। और स्क्वायर करते हो, अगर सपोज मैं करंट का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये जो हाफ है ना, ये करंट का जो हाफ साइकिल है ना, हाफ साइकिल स्क्वायर करने में पता है क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। और इवन दो ये नीचे है ना, नीचे नेगेटिव हाफ साइकिल, इसका भी पता स्क्वायर करोगे तो पता है क्या होगा, पता है क्या होगा, ऐसा ही हो जाएगा वापस। तो आइडिया इज दिस कि तुम जब स्क्वायर करते हो तो तुमको नेगेटिव साइड में कुछ मिलता ही नहीं, सब क्या होता है, पॉजिटिव। तो हाफ साइकिल की फुल साइकिल वो साइन कोसाइन का पावर देख के डिसाइड होता है कभी भी। इसलिए रट्टा मत मारना, बिल्कुल नहीं, थोड़ा समझो, मैथ्स है ये, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है। तो देयरफॉर पी एवरेज इक्वल टू 0 to t, व्हाट इज पी, जीरो आई जीरो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन टी, सिंपल। ए जीरो आई जीरो क्या है, कांस्टेंट है। तो पी एवरेज इक्वल टू ए जीरो आई जीरो बाई टी इंटीग्रेशन 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, मैं वापस एक बार बता सकता हूँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को जब तुम इंटीग्रेट करोगे ओवर वन कंप्लीट साइकिल, ओवर वन कंप्लीट साइकिल, ओवर वन कंप्लीट साइकिल, तो t/2 ही आएगा, कैपिटल T/2। बराबर। अब ऐसा क्यों आता है देखो, पी एवरेज इक्वल टू ए जीरो आई जीरो बाई टी साइन साइन स्क्वायर, इफ यू रिमेंबर 1 - cos ऑफ 2 ओमेगा t/2, ऐसा होता है 0 से t, बराबर, dt। तो दिस इज इक्वल टू e जीरो आई जीरो बाई टी, ये 1/2 को बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया। तो पहला इंटीग्रेशन कौन है, 1 × dt मतलब dt। दूसरा कौन है, cos ऑफ 2 ओमेगा t इंटू dt। और दोनों का कॉमन 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 लिमिट 0 से t। आप चाहो तो लिमिट यहां भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट ब्रैकेट के बाहर, आई विल प्रेफर डूइंग दैट। दोनों पे सेम लिमिट थे तो ब्रैकेट के बाहर सेम लगा दो। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt, क्या, t, t। तो ये है 1/2 और ये आ जाएगा t, t फिर अपर लिमिट कैपिटल T, लोअर लिमिट 0, तो क्या हो गया, T/2। पहली टर्म क्या आ गई,
दूसरी टर्म जीरो होगी। दूसरी टर्म जीरो क्यों होगी? माइनस हाफ, ये हाफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू ओमेगा टी? साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा, ये इंटीग्रेशन होता है। और ये जो बाहर टू था वो टू था, वो है जीरो से टी। सही है, बराबर, सही है ना? पक्का। तो ये जो ना, ये इसको बाहर निकाल लो, ये कुछ काम का नहीं है, हमारा एक कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो। साइन ऑफ टू ओमेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी की जगह लिखूंगा कैपिटल टी। व्हाट इज ओमेगा इटसेल्फ? टू पाई बाई टी, और ये टी, ये क्या हो गया? जीरो ना हो गया। साइन फोर बाय क्या होता है? जीरो। और जब जीरो डालोगे तो साइन जीरो ही था, वो भी क्या होता है? जीरो। तो अभी अगली बार से याद रख लो, सिंपल सा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी फ्रॉम जीरो टू टी इज टी बाई टू। इसलिए मैंने नोट में लिख के नहीं दिया, मैंने डायरेक्ट बोल दिया ये इंटीग्रेशन टी बाई टू होता है, दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है ना? ओके। तो ये इंटीग्रेशन तो इधर का तो जीरो हो जाएगा, और ये टी बाई टू आ जाएगा। तो ई जीरो आई जीरो बाई टी इंटू टी बाई टू, टी टी आंसर ई जीरो आई जीरो बाई टू, ऐसा लिखो क्या? रूट टू इंटू रूट टू। तो देयरफॉर व्हाट इज एवरेज पावर? E R M S into I. Oh, this is the average power across a resistor. ठीक, ओके। अगला होगा एवरेज पावर associated with inductor. Average power associated with pure inductor. Now यहाँ ध्यान दो, जो मैंने नोट्स में दिया है वो फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक से आ रहा है, और वहां पे ना लिखने का तरीका अलग होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। अभी वो क्यों करते मुझे नहीं पता। विल कीप इट सिंपल, जो तुमको पता है वहां से स्टार्ट करना। इंडक्टर सर्किट में कौन लीड करता है? और जो लीड करता है उसमें कॉस होता है कि साइन होता है? कॉस। तो इस सर्किट में हमको पता है E इक्वल टू ई जीरो कॉस ओमेगा टी। करंट क्या आएगा? बस, दैट्स इट, दिस इज ऑल यू नीड टू नो। डन, इतना पता होना चाहिए। तो व्हाट इज पावर? ई इंटू आई। इंटू आई मतलब ए जीरो कॉस ओमेगा टी, आई जीरो साइन ओमेगा टी। मतलब इंस्टंटेनियस पावर इज ए जीरो आई जीरो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा। ये कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है। ये इंस्टंटेनियस पावर है। क्या है ये? इंस्टंटेनियस पावर है। क्या है ये? इंस्टंटेनियस पावर है। हमको एवरेज चाहिए, एवरेज, एवरेज। ओके, तो एवरेज पावर फिर वही स्टोरी रिपीट, जीरो टू टी पी डी टी अपॉन टी। अभी बार बार इंटीग्रेशन डी टी जीरो टू टी मत लिखना, क्या लिखोगे? डायरेक्टली कैपिटल टी ओवर वन कंप्लीट साइकिल, वन फुल साइकिल। और ये जीरो आएगा, बताता हूँ क्यों। ये भी जीरो आएगा, अगला भी जीरो आएगा। तो देख लो क्या है, ये वन बाई टी आ गया। पी क्या था? पी ए जीरो आई जीरो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी, जीरो से टी तक। तो यहां से ना तुम एक काम करना, ई जीरो आई जीरो कॉमन निकाल लेना, और एक काम करना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टू कर लेना। तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टू करने से जीरो टू टी डिवाइड कर ले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टू साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन टू थीटा। तो यार ये आपके पास पी एवरेज इक्वल टू ई जीरो आई जीरो अपॉन टू टी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी साइन टू ओमेगा टी डी टी, ऐसे आएगा ना? टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा, तो टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इज साइन ऑफ टू ओमेगा। अभी तो बताया था वो जीरो है। अभी पिछले इंटीग्रेशन में तुमने क्या किया? कॉस किया। अभी साइन करोगे तो भी जीरो आएगा, करके देख लो। let us integrate this, जीरो टू टी साइन ऑफ
वैसे मैं तुम्हारे नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, साइन या कॉस दोनों का फुल साइकिल पे इंटीग्रेशन जीरो होता है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं, साइन और कॉस फुल साइकिल पे इंटीग्रेशन जीरो होता है। ये तुम्हारे नॉलेज के लिए। यहाँ पे तुमने ये बोला कि ये पिछले केस में तुमने बोला कि कॉस टू ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन फुल साइकिल में जीरो है। यहाँ पे साइन उसका भी जीरो है। बताओ तो कैसे? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू ओमेगा टी? माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा, लिमिट फ्रॉम जीरो टू टी। मैं एक काम करता हूँ, नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, लिमिट को इंटरचेंज कर देता हूँ और टू ओमेगा को बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है वो। तो कॉस ऑफ टू ओमेगा टी फ्रॉम टी टू जीरो, सिर्फ नेगेटिव साइन हटाया तो चेंज ऑफ लिमिट्स, है ना? गुड। तो क्या आया? वन बाई टू ओमेगा कॉस ऑफ जीरो, क्योंकि अपर लिमिट अभी जीरो हो गया तो जीरो, माइनस कॉस ऑफ टू ओमेगा कैपिटल टी। सही है। कॉस ऑफ जीरो इज वन माइनस कॉस ऑफ टू ओमेगा इज टू पाई बाई टी और टी 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 कैंसर। कॉस ऑफ फोर पाई इज वन, याद रखना। कॉस ऑफ पाई, कॉस ऑफ जीरो वन, कॉस ऑफ पाई माइनस वन, टू पाई वन, cos of 0 1, pi minus 1, 2 pi plus 1, 3 pi minus 1, 4 pi plus 1, 5 pi minus 1। तो cos of odd pi, odd multiple of pi minus 1 और even multiple of pi, हाँ तो ये 4 pi क्या होगा? प्लस 1। तो 1 अपॉन टू ओमेगा 1 माइनस 1 कितना आ गया? अगर ये ही जीरो है साइन का इंटीग्रेशन, तो एवरेज पावर क्या आएगा? जीरो। और अगर तुम नोट देखोगे, मतलब तुम टेक्स्ट बुक देखोगे, तो तुमको ऐसा दिखेगा उन्होंने कुछ तो बाहर माइनस साइन क्या क्या लिख के रखा है। लिखा है क्या? हाँ, तो डू नॉट फॉलो दैट अप्रोच। अपना अपना अपने को पता है ना, ईएमएफ लीड कर रहा है तो ईएमएफ कॉस वेव है, करंट लैग कर रहा है तो वो साइन वेव है। व्हेन आई से ईएमएफ लीड कर रहा है तो वो कॉस वेव है, इसका मतलब ईएमएफ पाई बाई टू से लीड कर रहा है, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ और करंट में फेज डिफरेंस कितना होता है? पाई बाई टू। तब जाके मैं बोल सकता हूँ कि ईएमएफ कॉस वेव है और करंट साइन वेव है, लेकिन फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? पाई बाई टू। अब आ जाते हैं तीसरे टाइप के सर्किट पे। विच वन? कितना कौन सा? एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर। एवरेज पावर एसोसिएटेड, ये भी जीरो आएगा, एसोसिएटेड विद कैपेसिटर। फिर वही स्टोरी रिपीट, कौन लीड करेगा? करंट। तो या तो तुम करंट में कॉस लिख लो, तो चलो वो बेटर ऑफ कॉस लिखते हैं, और यहाँ पे साइन लिख लेते हैं, ये हमेशा ठीक। और इससे बड़ा जोक नहीं हो सकता। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर? पता है क्या आएगा? सेम आएगा। अगर ये ही सेम आ गया तो एवरेज पावर भी क्या आएगा? सेम ही होगा, क्योंकि पूरा का पूरा अप्रोच सेम है। अप्रोच इज कंप्लीटली सेम। तो व्हेन यू टेक एवरेज, तो अगेन यू विल, मैं पूरा नहीं करके देने वाला, ऑफ कोर्स आई विल नॉट डू इट कंप्लीट नाउ। पीडीटी फ्रॉम जीरो टू टी अपॉन टी। So this is integration 0 to t. P is a0, I0 sin omega t cos omega t dt, और ये 1 by t बाहर। तो हमको तो पता है ये क्या आ जाता है? जीरो। तो जीरो हो गया, हो गया। गुड। अभी आ जाते हैं एलसीआर पे। एवरेज पावर, एवरेज पावर इसका अभी इन एलसीआर। तो एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट, एलसीआर का ये ना, हाँ ठीक है। एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट, एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट। यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। मैंने जानबूझ के आपको ये इक्वेशन लिख के बताए थे, ये वाले, और मैंने आपको दो बार बोला वहां पे कि अगर
ईएमएफ लीड कर रहा है, तुमने प्लस फाइव लिखा तो करंट में कुछ नहीं लिखना। और अगर तुमने ईएमएफ लीड कर रहा है और ईएमएफ में प्लस फाइव नहीं लिखा तो करंट में, हाँ, इसका कुछ मतलब था। क्योंकि जब तुम एलसीआर में एवरेज पावर निकालोगे और तुमको ये नहीं पता तो गए। तो एक काम करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग एलसीआर सर्किट में लिख देंगे E इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, ना प्लस ना माइनस, तो प्लस माइनस कहाँ आएगा, करंट में। तो करंट में क्या लिखेंगे, आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। अब मैंने आपको अभी बताया कि एलसीआर सर्किट एक्चुअली तीनों ही सर्किट जैसा बिहेव कर सकता है। इट कैन बिहेव एज इफ इट इज रेजिस्टिव, इट कैन बिहेव एज इफ इट इज इंडक्टिव, इट कैन बिहेव एज इफ इट इज कैपेसिटिव। अगर रेजिस्टिव है तो फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो E इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। व्हाट विल बी एवरेज पावर, ई आर एम एस, आई आर एम एस अभी तो किया तुमने, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस, बराबर, सही है। अगर इफ, रिमेंबर इफ इट इज इंडक्टिव सर्किट तो कौन लीड करेगा, तो करंट में मैं क्या लिखूंगा, माइनस फाइव। अगर ये कैपेसिटिव है तो मैं करंट में क्या लिखूंगा, प्लस फाइव, सिंपल। तो हमने एज अ रूल क्या कर लिया, हमने तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था तो बोला चलो ठीक है ईएमएफ को हम लोग साइन मान लेते हैं, कुछ प्लस माइनस लिखेंगे नहीं ईएमएफ में, किसमें लिखेंगे, करंट में, बराबर। या तो ऐसा करो या फिर ऐसा करो, वन ऑफ द टू थिंग्स यू शुड डू। अगर तुम ईएमएफ को साइन में रखना चाहते हो, ईएमएफ को, तो करंट में प्लस माइनस फाइव। अगर तुम करंट को साइन रखना चाहते हो तो ईएमएफ में प्लस माइनस फाइव। तो एट वन ऑफ द प्लेस यू हैव टू शो दिस, इट्स अप टू यू। इंटीग्रेशन सेम आएगा दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। मैं करके देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। थोड़े इंस्टेंटेनियस पावर ई आई, मतलब ई जीरो आई जीरो साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस फाइव, बराबर। ये हो गया इंस्टेंटेनियस पावर, दिस इज पावर एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम। हमको चाहिए एवरेज, लेकिन उससे पहले ये साइन ऑफ ए प्लस बी या साइन ऑफ ए माइनस बी है। तो P इक्वल टू ई जीरो आई जीरो साइन ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव अगर होता तो क्या लिखते हैं, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, नहीं तो क्या लिखते हैं, माइनस, तो माइनस। अभी जो साइन ओमेगा टी है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो दोनों टर्म के साथ, तो P इक्वल टू क्या आ गया, ए जीरो आई जीरो। मैं ए जीरो आई जीरो को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, वो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर निकलने वाला है, तो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके वो मतलब नहीं निकलेगा। पहले मल्टीप्लाई करोगे बाद में कॉमन निकालोगे, दैट इज व्हाई डोंट डू इट। सिर्फ साइन को, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ये आ गया इंस्टेंटेनियस पावर। फॉर एवरेज पावर ऑफ कोर्स यू विल इंटीग्रेट अगेन, तो एवरेज पावर इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी पी डी टी अपॉन टी। तो पी एवरेज आ गया वन बाई टी, इंटीग्रेशन जीरो टू टी ए जीरो आई जीरो साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव और आखिरी में फिर dt। और इसमें से ए जीरो आई जीरो कॉन्स्टेंट वो आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, ए जीरो आई जीरो बाई टी इंटीग्रल, इसके भी दो इंटीग्रल करने पड़ेंगे हमको, जीरो से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव dt ऑफकोर्स dt प्लस माइनस इंटीग्रल जीरो से टी तक साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव dt। ठीक, क्या करेंगे इसके बाद, कॉस फाइव साइन फाइव कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है तुम सोचो।
तुमने तुमने एक बार फ्रीक्वेंसी सेट कर ली, तो तुमको पता लग गया लीड या लैग हो गया। लीड कितने एंगल से हो रहा है वो पता लग गया, ठीक। मतलब तुमने एलसीआर सर्किट की सारी ट्यूनिंग कर ली ना, तुमने एलसीआर सर्किट के सारे जो जो फ्रीक्वेंसी चेंज करने थे तुमने सब कर लिए। तो तुमने एलसीआर सर्किट में फ्रीक्वेंसी सब सेट कर लिया, उसके बाद ही बोलोगे ना कि लीड है कि लैग है। एलसीआर सर्किट में ट्यूनिंग कर दिया मैंने, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया, ऐसा हुआ कि सिर्फ रेजिस्टेंस आ गया, तो लीड लैग है क्या? लेकिन फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद हुआ वो, करेक्ट। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, अब ईएमएफ लीड हो रहा है, कब हुआ? फ्रीक्वेंसी चेंज करने के बाद हुआ, बराबर। एक बार फ्रीक्वेंसी तुमने सेट कर दी, आप तुम फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे हो, तो अगर ईएमएफ लीड कर रहा था तो लीड करता रहेगा, लैग कर रहा था तो लैग करता रहेगा, विद द सेम फेज डिफरेंस। सेम फेज डिफरेंस मतलब फाई की वैल्यू क्या? कांस्टेंट। तो फाई की वैल्यू कांस्टेंट, मैं तो वही बोल रहा हूँ, फाई की वैल्यू कांस्टेंट है, वही तो बोला मैंने। फाई की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। तो फाई की वैल्यू कांस्टेंट, तो कॉस फाई साइन फाई होना चाहिए, होना, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा फिर, और कुछ नया सोचना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं, नहीं हुआ तो कुछ नया सोचेंगे। तो साइंस होता है, ऐसा ही है। यू ट्राई समथिंग आउट, यू डोंट अंडरस्टैंड, यू गलती हो गई, ट्राई समथिंग न्यू। चलो ठीक है, ए जीरो आई जीरो बाई टी, इसको निकाल लो बाहर। कॉस फाइव बाहर आ गया, इंटीग्रेशन जीरो टू टी क्या आ गया? साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, प्लस माइनस कॉस फाइव को निकाल लो बाहर, सॉरी साइन फाइव को निकाल लो बाहर, साइन फाइव को बाहर निकाल लिया, क्या बचा? जीरो टू टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी, बराबर। ये दोनों तुमने करके रखे ना सॉल्व, ये तो टी बाई टू आता है और वो जीरो आता है, याद है कि भूल गए? याद है? हाँ वेरी गुड, याद है तो अच्छा है। तो कौन सॉल्व करेगा इतना इंटीग्रेशन बार बार? आपको करना पड़ सकता है, मेरे को नहीं जरूरत है। तो ये जो है ना, ये सिर्फ टी बाई, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को तुम लिखते हो वन माइनस कॉस ऑफ टू ओमेगा टी बाई टू। वन बाई टू अलग करते हो, कॉस ऑफ टू ओमेगा टी बाई टू अलग करते हो, और कॉस का इंटीग्रेशन हो जाता है जीरो। और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई डिवाइड बाई टू करके साइन ऑफ टू ओमेगा टी, उसका कंडीशन क्या आया था? जीरो। ये आज ही किया है, इसी जन्म में, इसी क्लास में। तो कहीं तो सुना था, अरे अभी सुना तुमने? तो याद दिलाना जरूरी है कि यू हैव डन दिस इन दिस लाइफ, इन दिस क्लास, इन दिस लेक्चर इटसेल्फ। हो गया? हो गया, वेरी गुड। तो क्या आ गया? ई जीरो आई जीरो बाई टी, टी बाई टू कॉस फाइव, टी टी कैंसल, टी टी हो गया कैंसल, तो एवरेज पावर आ गया ए जीरो बाय रूट टू, जीरो टू था, आई जीरो बाय रूट टू कॉस ऑफ फाइव। तो पी एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस, आई आर एम एस कॉस ऑफ फाइव, सही है, बराबर। अब यू मस्ट नो, अभी चलो ठीक है, एक दो कुछ नए नाम भी दिए थे कहीं, तो देख लेते हो क्या नया नाम था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बताता हूँ, रुको 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 रुको, तो कुछ तो लिख के रखा था। चलो एपरेंट पावर, ट्रू पावर, समथिंग समथिंग, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दो। ये जो पी एवरेज है ना, इसको बोलते हैं ट्रू पावर। क्या बोलते हैं इसको? ट्रू पावर। क्या बोलते हैं इसको? ट्रू पावर। क्या बोलते हैं इसको? ट्रू पावर। इसको बोलते हैं एपरेंट पावर। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? और इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? पावर फैक्टर, बराबर, गुड, याद रहेगा। व्हाट इज पी एवरेज? ट्रू पावर। व्हाट इज ईआरएमएस आईआरएमएस? एपरेंट पावर। व्हाट इज कॉस फाई? पावर फैक्टर। अब इफ आई से, ये जो तुमने पिछले तीन सर्किट सॉल्व किए, एवरेज पावर निकाला, वो तीनों की जरूरत ही नहीं थी, ये अकेला ही काम कर देगा। कैसे काम करेगा सोचो। एक बात बताओ, गड़बड़ नहीं, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। एक बात बताओ मेरे को, रजिस्टिव सर्किट में, रजिस्टिव सर्किट में
लीड लैग था क्या? नहीं था। तो फिर फाइव की वैल्यू क्या थी? 0। व्हाट इज कॉस 0? तो क्या आना चाहिए? हाँ, तो फिर वही तो आया था, वो आज ही किया तुमने वापस से, इसी क्लास में, इसी जन्म में। हाँ। हाँ, इधर ही हुआ ना, ये देखो, ये आया बराबर। अगर सर्किट प्योरली इंडक्टिव हो, प्योरली इंडक्टिव हो, हु लीड्स बाय हाउ मच? तो फाइव की वैल्यू पाई बाई टू। व्हाट इज कॉस पाई बाई टू? क्या आया? तो हमने तो शो किया 0, किया था क्या शो 0? देखो 0, यही था ना? हाँ, यही था। अगर अगर सर्किट प्योरली कैपेसिटिव हो, करंट लीड करता है, ईएमएफ लैग करता है, मतलब माइनस पाई बाई टू। व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस पाई बाई टू? 0। तो क्या आ गया? 0। तो तीन सर्किट की जगह पे, तीन इक्वेशन की जगह पे सिंगल इक्वेशन तुम्हारा काम कर देगा। और अब याद रखना, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू पावर, अपरेंट पावर, पावर फैक्टर। सही है, बराबर, गुड। अभी इसको सिर्फ ऐसा जोक याद रखना, मैं तो बोला कि ऐसा कुछ भी बोलते रहते हैं क्लास। कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? ट्रू पावर इज द एल्डर वन इन योर फैमिली, सबसे बड़ा है ना? ऐसा नहीं होता है। होम मिनिस्टर होता है ये, होम मिनिस्टर, पता है सबको घर का होम मिनिस्टर कौन होता है? डोंट डोंट आस्क मी फॉर दैट नाउ। ओके। अपरेंट पावर, जो दिखता है बहुत पावरफुल है, होता नहीं है। राइट, करेक्ट, बराबर, बराबर। अपरेंट पावर को कौन चलाता है? ट्रू पावर, विद अ फैक्टर ऑफ पावर फैक्टर। बराबर, ऐसा करना है तो करना है, याद रहेगा, याद रहेगा। तो एपरेंट पावर मतलब जो दिखता है पावरफुल, उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो काम होगा, राइट? क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है ना, एपरेंट ट्रू कौन, एपरेंट एपरेंट जो दिखता है पावरफुल, लेकिन इट हैज टू फॉलो सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो एपरेंट पावर मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर विल बी ट्रू पावर। याद रहेगा, पक्का पक्का, गुड गुड। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।